दोस्तों, अगर हम बात करें कि दाल बाटी कैसे बनाया जाता है, तो यह विधि तो आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इस व्यंजन के इतिहास और इसके वर्तमान के बारे में बात करने पर मालूम होता है कि भले ही शुरुआत में यह योद्धाओं, मेहनतकश और गरीबों का भोजन रहा हो, लेकिन अब तो यह साधारण और आम आदमी के लिए एक प्रकार से शाही और पारंपरिक व्यंजन बन चुका है। दरअसल दाल बाटी के विषय में आम लोगों को मात्र इतना ही ज्ञान है कि यह पकवान राजस्थान का सबसे मशहूर पकवान है। लेकिन अगर इसके विषय में और भी अधिक जानकारियां जुटाई जाएं, तो मालूम होता है कि यह पकवान न सिर्फ राजस्थान में बल्कि संपूर्ण मालवा सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों का भी सबसे प्रिय भोजन हो चुका है। आज भी किसी भी आम आदमी या किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में जब कभी छुट्टी का माहौल हो या फिर घर में मेहमानों की चहल पहल हो, शादी ब्याह का समय हो या कोई अन्य अवसर हो, तो बिना सोचे समझे हर कोई एक ही बात सोचता है और कहता है, चलो दाल बाटी बना लेते हैं। ऐसे में ना तो किसी हलवाई की आवश्यकता होती है और ना ही किसी खास रसोइये की। मेहमान हो या दोस्त, सभी मिलजुल कर एक हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते बनकर तैयार हो जाता है दाल बाटी का सबसे स्वादिष्ट और शाही पकवान। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूँ। तो अब अगर हम बात करें दाल बाटी के बाजारवाद की, तो पता चलता है कि अब तो यह इतना प्रसिद्ध पकवान हो चुका है कि इसका स्वाद लेने वालों में देश के ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक और विशेष अतिथि भी शामिल हो चुके हैं और 5 सितारा होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी इसकी मांग करने लगते हैं। मालवा और राजस्थान में इसे बाटी कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसे लिट्टी के नाम से पहचाना जाता है। इसमें मात्र शब्दों का फेर कह लो या फिर बनाने का नया तरीका, लेकिन है तो यह बाटी ही। यह तो हुई इसकी विशेषता, लेकिन सवाल यह है कि दाल बाटी की शुरुआत कब और कैसे हुई और किसने इसको सबसे पहले पकाया होगा। तो इतिहास के पन्नों में जाकर देखने से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी में सबसे पहले बप्पा रावल के सैनिकों के हाथों इसे तैयार करने का उल्लेख मिलता है। दरअसल बाटी बनने की शुरुआत तब हुई थी जब बप्पा रावल के सैनिक एक छावनी में रहकर युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे। उस दौर में युद्ध की स्थिति में हजारों सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करना अक्सर चुनौतीपूर्ण काम होता था। ऐसे में कई बार तो सैनिक भूखे ही रह जाते थे। ऐसे ही एक बार कुछ सैनिकों ने सुबह रोटी के लिए आटा तो गूंथ लिया, लेकिन जब रोटी बनाने से पहले उनके सामने अचानक युद्ध की घड़ी आ गई तो वे सैनिक उस आटे की लोइयों को रेगिस्तान की तपती रेत पर छोड़कर युद्ध भूमि में चले गए। और जब शाम को वे अपने शिविरों में लौटे तो उन्होंने देखा कि आटे की वही लोइयां गर्म रेत में दब चुकी थी। उन सैनिकों ने जब उन्हीं लोइयों को रेत से बाहर निकाला तो देखा कि दिन भर सूर्य और रेत की तपन में रहने के कारण वे पूरी तरह सीखी हुई और पकी हुई लग रही थी। थके मांदे और भूखे सैनिकों में से किसी ने उस सीखी हुई लोई को खाकर देखा तो उसे वह पकी हुई और स्वादिष्ट लगी। अब तो उस सैनिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत यह बात अपने अन्य साथियों को भी बताई और उन्होंने भी उसे आपस में बांटकर खाया। और क्योंकि उन सैनिकों ने इसे बांटकर खाया था, इसलिए इस पकवान को वहीं के वहीं नाम भी मिल गया, बाटी। बस यहीं से बाटी का जन्म हुआ, या फिर यूं कहें कि बाटी की शुरुआत हुई। इसके बाद तो हर रोज सुबह सैनिक आटे की गोलियां बनाकर रेत में दबाकर चले जाते और शाम को लौटकर आटे की उन्हीं पकी हुई गोलियों को चटनी के साथ, अचार के साथ या फिर रणभूमि में मौजूद ऊँटनियों और बकरियों के दूध से बने दही के साथ खाने लगे। धीरे धीरे बाटी नाम का यह भोजन उन सैनिकों के लिए एक आम दिनों के भोजन में शामिल हो चुका था। लेकिन यहाँ यह समस्या भी आ रही थी कि अगर यही बाटी दूसरे भोजन की तरह तुरंत ही तैयार करनी होती थी, तो फिलहाल यह तो संभव नहीं था। ऐसे में किसी सैनिक ने इसका भी हल निकाल लिया और आटे की उन गोलियों को गोबर के कंडों की आग पर सेक कर, पकाकर
वह कमी भी पूरी कर ली, जैसे कि आज के दौर में पकाया जाता है। जल्द ही बाटी युद्ध के दौरान खाया जाने वाला सबसे सरल और सबसे पसंदीदा ऐसा भोजन बन गया जिससे उन्हें ऊर्जा भी मिलती थी और समय भी बचता था। इसके अलावा युद्ध के समय सबसे आसानी से पकाए जाने वाला और सैनिकों के लिए इसे साथ में रखने में भी सबसे आसान भोजन बन गया था। बाटी की इन सबसे अलग विशेषताओं के कारण इसे आगे चलकर आधिकारिक भोजन के रूप में भी मान लिया गया। बाटी का विशेष आकार ही इतिहास के उस दौर के सैनिकों के बीच इसकी खपत का कारण भी बना और प्रसिद्ध भी हुआ। राजस्थान के कई गांवों में तो आज भी गर्मियों के दिनों में गर्म रेत में बाटियां पकाई जाती हैं, जैसे बप्पा रावल जी के दौर में पकाई जाती थी। आज भले ही बाटी को एक खास और शाही व्यंजन के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन इसके जन्म के शुरुआती दिनों में इसे दाल के साथ खाने का कोई खास प्रचलन नहीं था, जबकि आवश्यकता, सहूलियत और स्वाद के अनुसार धीरे धीरे इसके साथ विशेषकर अरहर यानी तुअर की दाल और चटनी का भी प्रयोग किया जाने लगा। धीरे धीरे बाटी का आधुनिकीकरण होता गया और देखते ही देखते यह राजसी व्यंजनों में भी शामिल होती गई, और जहां इसे तुअर यानी अरहर की दाल के साथ सबसे अधिक खाने का प्रचलन भी इसलिए शुरू हो गया क्योंकि अरहर की दाल के साथ खाने पर बाटी सबसे अधिक स्वादिष्ट लगती है। हालांकि इसके कुछ ही सालों बाद इसका एक और नया अवतार भी हुआ, जिसमें बाटी से बाफले भी बनाए जाने लगे और फिर बाफले से चूरमा भी बन गया और चूरमे के लड्डू भी बनाए जाने लगे और देसी घी के साथ खाया जाने लगा। अब तक तो यह पकवान एक प्रकार से शाही व्यंजन का रूप ले चुका था, जिसमें यह मात्र दाल और बाटी ही नहीं रहकर दाल, बाफले, चूरमा और फिर लड्डू के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया। बाटी के इतने रूप और स्वाद मात्र कुछ ही समय में एक प्रकार से प्रतिष्ठा के प्रतीक बन चुके थे, लेकिन फिर भी बाटी तो बाटी ही रही, यानी लड़ाकों, मेहनत कश लोगों और आम आदमी के लिए तो बाटी ही सबसे अच्छा और सबसे खास व्यंजन रहा और आज भी है। कभी तो आज भी जब मालवा में रहने वाले कोई भी परिवार किसी दूसरे शहर या गांव की यात्रा पर निकलते हैं तो वे अपने साथ जरूरत के अनुसार आटा और एक थाली लेकर ही निकलते हैं। जहां चाहा वहां डेरा डाला, थाली में आटा गूंथा और सूखे कंडे या सूखा गोबर इकट्ठा करके उसकी आग जलाई और उसमें गेंद के आकार की आटे की गोलियां बनाकर सेंक ली। बस यही है बाटी। फिर चाहे इसे आप सूखा खाएं या फिर हरी मिर्च या चटनी के साथ या अरहर की दाल के साथ या फिर आप इसे किसी भी अच्छी से अच्छी सब्जी के साथ खाएं, लेकिन गरीब का पेट तो बाटी से ही भरता है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।